डेट है आज 18 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डेजिग्नेशन एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बाय द यूएस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 एंड 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेन आप जानते हो कहाँ पे है, जो यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये है यूक्रेन। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्काई, इन्होंने प्रेसिडेंट है जो यूएस के जो बिडेन, उससे कहा है, उससे रिक्वेस्ट की है कि आप रसिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेट करो। देखो, ये एक स्टेटस है। जब भी यूएस किसी कंट्री को, देश को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देता है तो उस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा देता है। हार्शेस्ट, बहुत ज़्यादा कठिन, हार्ड सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगा देता है। व्यापार करना, ट्रेड करना बिल्कुल बंद सा कर देता है। ये अभी रिक्वेस्ट की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रसिया पे और प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन, उनकी गवर्नमेंट पे सैंक्शन लगाएं और उसे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें। अच्छा, यूएस के कौन से डिपार्टमेंट को या कौन से मंत्री को होता है ये पावर कि किसी देश को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दे? यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे हमारे इंडिया के होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऐसे ही वहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। वो डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को डेजिग्नेट कर सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और रसिया पे क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि रसिया देखो यूक्रेन में वार कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं एज ए इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की तरह देख रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है यूएस के प्रेसिडेंट से। यूएस देखो 4 कैटेगरी के सैंक्शन लगा सकता है अगर किसी कंट्री को इस लिस्ट में डाल दिया, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया, तो उस पर 4 तरीके के सैंक्शन लगा सकता है। एक तो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूएस फॉरेन असिस्टेंस, किसी भी विदेशी कंट्री को सहायता बिल्कुल देना बंद कर देता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है यूएस। दूसरा है बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट एंड सेल्स, बिल्कुल प्रतिबंध कर देता है डिफेंस एक्सपोर्ट को, कि कोई मान लो इक्विपमेंट दे रहा है डिफेंस के, रक्षा से रिलेटेड हथियार वगैरह, वीपन्स वगैरह सेल कर रहा है, इन पे बिल्कुल बंद कर देगा, बंदी प्रतिबंध लगा देगा। सर्टेन कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट ऑफ डुअल यूज आइटम, डुअल यूज आइटम होते हैं उनके एक्सपोर्ट पे भी, निर्यात पे भी कंट्रोल कर देगा, सर्टेन कंट्रोल लगा देगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस फाइनेंशियल एंड अदर रेस्ट्रिक्शन, और बहुत सारी वित्तीय सहायता जो देता है उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है यूएस इसके थ्रू, अगर किसी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देता है तो। ये सैंक्शन देखो सिर्फ उसी कंट्री पर नहीं लगते हैं जिस कंट्री को डिक्लेयर किया जाता है। अगर कोई कंट्री उस कंट्री से ट्रेड भी कर रही है, जैसे रसिया को डिक्लेयर कर दिया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, तो रसिया से जो कंट्री ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, उस कंट्री पे भी लगाए जा सकते हैं सैंक्शन। और अभी तक क्या यूएस ने किसी कंट्री को डिक्लेयर किया हुआ है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? किया हुआ है 4 कंट्रीज़ को, 4 कंट्रीज़ को डिक्लेयर किया हुआ है। इनमें से है सीरिया, जिसको दिसंबर 29, 1979 में डिक्लेयर किया था स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। फिर ईरान को डिक्लेयर किया था जनवरी 1984 में। नॉर्थ कोरिया को डिक्लेयर किया था नवंबर 20, 2017 में। और क्यूबा का डिक्लेयर किया था 12 जनवरी 2021 को। ये सारी कंट्री आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे हैं। ये देखो सीरिया यहाँ पे ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है, इसी के पास देखो इराक, और इराक के पास ईरान। ये सीरिया और ईरान। और नॉर्थ कोरिया आप जानते हो जापान के पास है यहाँ पे। ये देखो साउथ कोरिया, और इधर नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया। और क्यूबा यूएस के पास, ये इधर यहाँ पे है, ये क्यूबा दिखाई दे रहा है आपको ब्राउन कलर का, ये वाला कंट्री। ये 4 कंट्रीज़ को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर चुका है इससे पहले यूएस। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल इन्फ्लेशन, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यूजुअली होता क्या है, शहरों में जो महंगाई है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अभी ये देखा गया कि गांव में ज़्यादा महंगाई हो रही है। ये अभी रिपोर्ट आई है। रूरल मतलब ग्रामीण या गांव वाला इलाका, एरिया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई या मुद्रास्फीति। ऑफिशियल डेटा ये आया है, रूरल इन्फ्लेशन मार्च में 7.66% रही। बहुत सारे स्टेट्स में इससे भी ज़्यादा हाई रही है, जैसे वेस्ट बंगाल में 8.85%, उत्तर प्रदेश और असम में 8.19%, मध्य प्रदेश में 7.89%। ओवरऑल पूरे हमारे इंडिया में देखें रूरल इन्फ्लेशन 7.66% रही है मार्च में।
अर्बन इन्फ्लेशन यूजुअली हाई रहती है रूरल इन्फ्लेशन से, लेकिन ये अभी देखा गया एक्सेप्शन था, सिर्फ लास्ट ईयर 2021 में एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, अपवाद बोलते हैं हिंदी में एक्सेप्शन, यानी कि यूजुअली अर्बन इन्फ्लेशन शहरी एरिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, लेकिन 2021 में 2 महीने ऐसे रहे जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा रही। जैसे अगस्त 2021 में रही 5.3%, ये दोनों में बराबर रही, अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में इक्वल रही। लेकिन मई में ज़्यादा रही रूरल इन्फ्लेशन 6.6% और 5.9%। ये हम 2021 की बात कर रहे हैं। और अब 2022 में यूजुअली रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा रही है मार्च में, ये देखा गया। मार्च में जो गैप है ये 1.5% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया अर्बन और रूरल इन्फ्लेशन का। अर्बन एरियाज़ में जो महंगाई है वो 6.1% रही, 6.12% रही, और रूरल एरियाज़ में 7.66% रही। जो फूड इन्फ्लेशन है वो और भी ज़्यादा हाई रही, 7.68% रही। फरवरी में जो थी 5.85%, ये बढ़ के हो गई। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पे अगर हम देखें तो मार्च में 7.68% रही, और रूरल इंडिया में 8.04% रही, ये इंक्रीज हो गई। ये जो इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन, ये ज़्यादातर पुअर को ही अफेक्ट करेगी, स्वाभाविक है, ये तो गरीब लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, और उनका जो कंजम्पशन बिल है उसको इंक्रीज करेगी फूड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पेक्टर कोविड-19 ब्रेथेलाइजर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। फाओ ने अभी, फाओ क्या है, ये फाओ नहीं, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये, इसने यूएस का एक डिपार्टमेंट है, इसने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इशू क्या है अभी, ये समझ लो लाइसेंस दिया है अभी एक किट को। ये किट है जो कोविड-19 का डिटेक्शन कर सकती है, यानी कि कोविड-19 किसी को है या नहीं है पता लगा सकती है। इस किट के लिए एप्लीकेशन दिए। ये फर्स्ट डिवाइस होगा जो डिटेक्ट कर सकेगा कोविड-19 को ब्रेथ सैंपल से। मतलब अभी तक ऐसे डिवाइस हैं जैसे नाक से सैंपल लिया जाता है, नाक से सैंपल लेने के बाद किया जाता है, ये क्या करेगा, सिर्फ ब्रेथ, हवा जो है, सांस आ रही है मुंह से, उसका सैंपल लेगा। ये है डिवाइस इंस्पेक्टर कोविड-19 ब्रेथेलाइजर, इसका नाम है। ये मुंह से सैंपल लेगा ब्रेथ के, सांसों के, और उससे डिटेक्ट कर सकेगा ये कोविड-19 को। और ये कैरिएबल है, इसे डॉक्टर कहीं पे अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, या जो मोबाइल वैन होती हैं, चलती फिरती गाड़ियाँ जिनमें टेस्टिंग की बहुत सारी किट होती हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में या रिमोट एरियाज़ में, गाड़ी में सब हॉस्पिटल का सामान वगैरह थोड़ा बहुत जो होता है ना, फर्स्ट एड किट वगैरह रखी जाती है। तो ये सब मोबाइल टेस्टिंग साइट की तरह यूज की जा सकती है किट, यानी कि उन वैन में, मोबाइल वैन में रख के कहीं पे भी ले जाके टेस्ट किया जा सकता है, या हॉस्पिटल में वगैरह में रखी जा सकती है। 3 मिनट से भी कम समय में ये टेस्ट कर देगी और बता देगी कोविड-19 है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है टेन्योर ऑफ ग्रीन परमिट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, उसने अभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के जो टेन्योर है, टेन्योर का मतलब पीरियड, टाइम पीरियड, और इन्वायरमेंट क्लियरेंस का मतलब है जब भी कोई, मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, या कोई रोड बन रहा है, या कोई एयरपोर्ट बन रहा है, या कहीं पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। क्लियरेंस का मतलब अनुमति लेनी पड़ती है, सहमति के। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्या करती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराती है उसका। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये है कि इस बिल्डिंग के बनने से, जो बिल्डिंग बन रही है और उसका मालिक परमिशन मांग रहा है उसको बनाने के लिए, या कोई हॉस्पिटल बन रहा है, या कोई रोड बन रहा है, या कोई रेलवे लाइन बिछ रही है, या कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। उसमें ये देखती है कि इस बिल्डिंग के बनने से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं है, इससे पॉल्यूशन तो नहीं होगा, इससे नॉइज पॉल्यूशन तो नहीं होगा, या इससे आसपास का पानी प्रदूषित तो नहीं हो जाएगा। ये सब इम्पैक्ट जो हैं, प्रभाव पड़ते हैं, इसका मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है। तो इसके लिए ही अनुमति देती है, और ये कुछ पीरियड के लिए देती है, जैसे 10, 20, 30 साल के लिए देगी। तो पहले जितना था उसको आगे बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया टेन्योर, टाइम पीरियड उसको। नया प्रोजेक्ट के लिए जो हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं या नए प्रोजेक्ट हैं, जो पहले से बने हुए हैं प्रोजेक्ट या नए प्रोजेक्ट बनेंगे, उनके लिए टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया है। इसकी वैलिडिटी होगी रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। अगर मान लो कहीं पे नदी
में घाटी बनी हुई है रिवर वैली, उसके आसपास कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 13 साल वैलिडिटी होगी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं या फिर और न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग वाले प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए 15 साल की इन्वायरमेंट क्लियरेंस होगी, यानी कि 15 साल तक उन्हें अनुमति मिल जाएगी, वो चला सकते हैं वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट, कोई बनाया हुआ है कर सकते हैं काम। जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है तो वहाँ पे बिजली बना सकते हैं 13 साल तक बिना किसी और आगे परमिशन के, यानी कि 15 साल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए तो 15 साल की क्लियरेंस है। लेकिन 15 साल के बाद उन्हें फिर दोबारा से अनुमति लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, आगे और परमिट लेना पड़ेगा, ये समझ लो लाइसेंस लेना पड़ेगा। या प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इनसे माइनिंग या रिवर वैली प्रोजेक्ट के अलावा कोई है तो उनके लिए 10 साल का क्लियरेंस होगा, अनुमति होगी। ये याद रखना आपको, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए 13 साल है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 15 साल है, और रिवर वैली प्रोजेक्ट के अलावा या माइनिंग के अलावा जो हैं ये एक्टिविटी के अलावा उनको लिए 10 साल का ये क्लियरेंस होगा। इसका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का ये जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है इसने, इसका कहना क्यों है, क्योंकि देखो ये जो प्रोजेक्ट हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या फिर और ये प्रोजेक्ट है रिवर वैली प्रोजेक्ट, इनके क्लियरेंस के लिए इन्वायरमेंट से जो अनुमति लेनी पड़ती है इनमें डिले हो जाता है बहुत बार। फॉरेस्ट क्लियरेंस में भी, लैंड एक्विजिशन में भी लोकल इशू भी रहते हैं, रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट जो कि इशू है, मान लो यहाँ पे कहीं फॉरेस्ट एरिया है ये काटना पड़ रहा है, इसमें फिर डिले हो जाता है, या फिर यहाँ पे कोई लोग रहते हैं इनको हटाना है दूसरी जगह शिफ्ट करना है, फिर उनका रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट यानी कि उनको घर बना कर देना, उन्हें मुआवजा देना, इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसके लिए पीरियड है जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है इन्वायरमेंट क्लियरेंस का। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे नेसेसरी समझती है वैलिडिटी को इंक्रीज करना, इसलिए इसको इंक्रीज किया गया है। जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस होगा, ये देखो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी होता है और उनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो इसके ही लिए इनको आगे इंक्रीज़ किया गया है टाइम पीरियड, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें जो प्रोजेक्ट बना है। ये जो प्रोजेक्ट हैं, मान लो जब ये इन्होंने अनुमति मांगी है इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, तो उसी टाइम पे अपना कंस्ट्रक्शन चालू करना पड़ेगा, बिगिन करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, और जब उन्हें ग्रांट कर दिया जाएगा तो वो आगे पीरियड उनका एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि जितने साल के लिए दिया गया है अनुमति रहेगी। लेकिन अगर जब वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस मांगना, तब उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो फिर उन्हें दोबारा से फ्रेश प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट इसकी वजह से देखो फाइनेंशियली अनविएबल हो सकता है, क्योंकि दोबारा से जब प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो पैसा तो दोबारा से लगेगा ना, यानी कि तब उन्होंने जब इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अनुमति दी है तब से ही वो स्टार्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन करना। जो माइनिंग लीज है, देखो कहीं पे मान लो कोयले की खदान है, कोई और खदान है, उसके लिए जो पीरियड ग्रांट किया जाता है 50 ईयर्स के लिए माइनिंग दी जाती है, लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसके लिए 30 साल का ही होगा, सिर्फ 30 ईयर का होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है ई संजीवनी, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बस इतना जानना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसके अंदर आता है, उसने लॉन्च किया है ये टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है। क्या मतलब है इसका, आप घर पे बैठे बैठे, ये इंटरनेट पे एक साइट होगी या मोबाइल पे एप्लीकेशन होगी, उसके ज़रिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, या गूगल पे डाल के ई संजीवनी, वहाँ उसका पोर्टल खुल जाएगा, साइट खुल जाएगी, उस पर घर बैठे बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, बस ये काम है इसका। तो ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाया जा रहा है हमारे यहाँ पे, खोले जा रहे हैं, उसकी 4th एनिवर्सरी के ओकेजन पे ये और लॉन्च किए हैं। 17 लाख से ज़्यादा ये फैसिलिटी वेलनेस सेंटर, हेल्थ सेंटर खोले जा चुके हैं, उन सब में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। कोई भी कॉमन सिटीज़न ई संजीवनी के जरिए डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है गेवेज। गेबेज एक प्लेस है, कहाँ पे है इसकी लोकेशन, बस लोकेशन याद रखनी है। यहाँ पे एक शिप है, उस शिप में कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये गेबे में, गेबे कोस्ट के पास, कोस्ट ऑफ गेबे है उसके पास, तो वो डिजास्टर, इन्वायरमेंट डिजास्टर होने से बचा लिया यहाँ की अथॉरिटी ने। ये तुनीसिया है, तुनीसिया एक कंट्री उसके पास है, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। ये देखो ग्रीन कलर का तुनीसिया दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का अल्जीरिया, इसके पास ब्राउन कलर का है तुनीसिया। तुनीसिया के ही जो ये वाला बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर, ये वाला माल्टा के पास, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ गेबे भी बोलते हैं इसको, और इसी के पास गेबे एक प्रोविंस है, ये मान लो स्टेट है इसका तुनीसिया का, और गेबे ही इसकी कैपिटल है, गेबे स्टेट की। तुनीसिया के अंदर गेबे है, गेबे के अंदर गेबे कैपिटल है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गेबे है, मेडिटेरेनियन सी के पास ये वाला एरिया है, तो ये मेडिटेरेनियन सी से लगता है गेबे। ये याद रखना कहाँ पे लोकेशन, बस इसकी याद रखनी है।
यहाँ पे एक शिप में एक्सीडेंट हो गया था, पानी के जहाज़ में, वो बचाया गया था यहाँ पे तुनिसिया की नेवी ने। इक्वेटोरियल गिनी से माल्टा तक जा रहा था वो शिप, तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। बस यही है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है। जो गल्फ ऑफ गेवेज है इसको लेसर सिर्टिस के नाम से भी जानते हैं, और ये तुनिसिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, ये तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है सीवीड पार्क। सीवीड पार्क प्रीलिम और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे पहली बार इंडिया में खोला जाएगा कोई सीवीड पार्क, और कहाँ पे खोला जाएगा बस लोकेशन पता होना चाहिए, और कौन सी मिनिस्ट्री खोलने जा रही है ये पता होना चाहिए। 2 बात लिख लो, सीवीड पार्क मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मिनिस्ट्री खोलेगी, इसने अनाउंस किया है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह होंगे। सीवीड पार्क किसकी तरह होंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, मान लो ये एरिया है, इस क्षेत्र को डिक्लेयर कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे जो फैक्ट्री खुलेंगी, कंपनी खुलेंगी, उनको बहुत ज़्यादा छूट देती है, और यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह प्रमोशन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इसलिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ढीले रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं रखे जाते जितने और हमारी कंट्री में। ऐसे हर एक कंट्री खोलती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सीवीड पार्क को भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस होगा, और तमिलनाडु में पहला सीवीड पार्क खोला जाएगा। ये है सीवीड पार्क। सीवीड का मतलब होता है, सी का मतलब समुद्र, वीड का मतलब खरपतवार, घास की तरह होती है, ये घास की तरह दिखाई दे रही है, ये सीवीड है भाई साहब। ये यहाँ पे उगाई जाएगी इस पार्क में। पीएम किसान संपदा योजना है जो, उसी के अंदर ये सीवीड पार्क खोले जाएंगे, और पहला होगा ये हमारे देश का, तमिलनाडु में खोला जाएगा। 20,000 करोड़ रुपीज़ इसमें लागत आएगी, और ये लगभग खोला जाएगा, ये 2.5 एकड़ की ज़मीन है, शायद इसमें लिखा भी होगा, लिखा नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ये सीवीड पार्क खोला जाएगा। सीवीड ये माइक्रो एल्गी भी बोलते हैं इसको, एल्गी की तरह ही होती है, एल्गी मतलब काई बोलते हैं हिंदी में, जो हरी हरी सी होती है, पानी में उग जाती है जो। ये 1000 ऑफ स्पीसीज है माइक्रोस्कोपिक या मल्टी सेलुलर मेरीन एल्गी के, उसी में सीवीड भी है, तो ये उगाई जाएंगी। इनके बहुत सारे यूज हैं सीवीड के, देखो ये खाने के लिए भी यूज हो सकती हैं, सीवीड ऐसी भी हैं सीवीड के प्रकार जो भोजन में हमारे खाने के लिए यूज हो सकती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन ए, बहुत सारी विटामिन होती हैं, न्यूट्रिशन मिनरल्स होते हैं इनमें, इसलिए भी यूज हो सकती हैं, और मेडिसन भी बन सकती हैं इनकी, दवाइयाँ भी, बहुत सारे यूज हैं सीवीड के। नेक्स्ट टॉपिक है बिल्किस एडी। ये एक महिला हैं जो अभी न्यूज़ में है, इसलिए न्यूज़ में इनकी डेथ हो गई। ये हैं बिल्किस एडी। बिल्किस एडी प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे इंडिया के, नरेंद्र मोदी। इन्होंने कंडोलेंस जाहिर किया है। कंडोलेंस का मतलब सांत्वना देना, जब कोई मर जाता है तो शोक प्रकट करते हैं ना, दुख प्रकट करते हैं, तो इनके मरने पे डिमाइज मतलब डेथ, इनकी डेथ पे ये ह्यूमैनिटेरियन थी, फिलंथ्रोपिस्ट थी। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब समाज सेवी थी, मानवता के लिए काम करती थी बिल्किस एडी। पाकिस्तान की लेडी हैं ये, पाकिस्तान की। इनका जन्म होता है 1947 में, और 2022 में इनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तान में ये फिलंथ्रोपिस्ट का काम करती थी, यानी कि समाज सेवी काम करती थी। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एडी फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट है, एडी फाउंडेशन पाकिस्तान में। इनको पाकिस्तान की मदर ऑफ पाकिस्तान भी डिक्लेयर कर दिया है, अब इन्हें पाकिस्तान की माता के नाम से जाना जाएगा, मदर ऑफ पाकिस्तान। 1947 में बांतवा नाम की जगह पे इनका जन्म होता है, और इन्होंने एडी फाउंडेशन को बनाया था, उनको हेड भी किया था। 1986 में इनको रमन मैगसासे अवार्ड मिला था पब्लिक सर्विस के लिए, जो इन्होंने पब्लिक जनता की सेवा की थी, उसके लिए रमन मैगसासे अवार्ड दिया गया था इनको, और इनके हस्बैंड के साथ दोनों को मिला था। 2015 में इन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था सोशल जस्टिस के लिए। इन्होंने सामाजिक न्याय किया था, लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे बेबीज़ हैं उनकी डिलीवरी कराई है, बहुत सारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड किए हैं, हॉस्पिटल की सर्विस प्रोवाइड की है इन्होंने। लगभग 60,000 अनवांटेड बेबीज़ को बचाया है इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलकर, दोनों ने। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजेनाइजेशन एफर्ट बाय इंडियन नेवी। इंडिजेनाइजेशन का मतलब है कि हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कंट्री में ही बने हुए माल को यूज करें, इसका मतलब हो गया इंडिजेनाइजेशन, यानी कि जिस देश में हम रहते हैं उसी देश का बना हुआ माल यूज करें। और इंडियन नेवी के लिए क्या है कि इंडियन नेवी में जो भी हथियार, वीपन्स या कोई भी इक्विपमेंट, शिप, पानी का जहाज या वेसल, कुछ भी यूज होता है, बोट, नाव वगैरह,
वो कहाँ से यूज करें, हमारे इंडिया में ही बनी हुई हो। ये इंडियन नेवी का प्लान बनाया गया था, एक पॉलिसी जारी की थी, इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान 2015 से 2030 तक का ये टारगेट है कि जितने भी इंडियन नेवी को, हमारी नौसेना को जो भी ज़रूरत हो इक्विपमेंट वगैरह या कोई भी ऐसा सिस्टम जो उनके लिए ज़रूरी है, वो सब कहाँ पे बने, ये वीपन्स हथियार वगैरह हमारे इंडिया में, और इंडिया में बनी हुई कंपनी से ही हम खरीदें। ये कोई भी, चाहे ये वेसल हैं, ये पानी के जहाज़ हैं, शिप हैं, कोई भी, तो हम कहाँ से, इंडियन नेवी के लिए खरीदें, अपने इंडिया में बने हुए कंपनी से। ये टारगेट है। ये गवर्नमेंट ने देखो अभी इस पर और ज़्यादा जोर इसलिए दिया है क्योंकि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह जो हम रसिया से खरीदते थे, हमारी डिपेंडेंसी रसिया पे है, तो इसके लिए खतरा सा बनता जा रहा है। इसलिए चाहता है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो जो हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। टारगेट ये है, अभी तक ये 3400 आइटम अभी तक हम बना चुके हैं अपने इंडिया में, इंडिजनाइज कर चुके हैं उन्हें, और इनमें 2000 से ज़्यादा मशीनरी हैं, इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स हैं, 1000 एविएशन स्पेयर हैं, 250 के लगभग वीपन स्पेयर हैं, हथियारों के पार्ट हैं, स्पेयर मतलब पार्ट, हथियारों के पार्ट हैं, वीपन मतलब हथियार। अभी जो 2019 से 22 तक नेवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप है, ये अभी चल रहा है। इसके अंतर्गत हम बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अपने इंडिया में नेवी के लिए या इक्विपमेंट वगैरह। ये देखो जो फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट है, ये मैंडेटरी स्पेयर हैं, मैंडेटरी स्पेयर्स हैं कि हाई कॉस्ट इंडिजनेसिस रिपेयर्स, ये हमारे इंडिया में ही बनाई जा रही है। 2022 से 2027 तक के लिए पॉलिसी है, नायर पॉलिसी है। नायर का मतलब है नवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप। ये अभी 2019 से 22 तक था और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है 2022 से 27 तक। सब में यही है कि इंडियन नेवी के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं हमारे इंडिया में ही बनाए जाएं। इसके लिए एक नवल लियाइजन सेल बनाई है, कुछ ग्रुप ऑफ इसमें पीपल होंगे नेवी से ही, इसको इंडिजनाइजेशन सेल भी बोलते हैं। ये वेरियस प्लेस पे लोकेटेड होगी और ये देखेगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ। अभी करंटली 41 शिप और सबमरीन हम बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, यानी कि बन रहे हैं अभी ये जहाज़ और सबमरीन मतलब पनडुब्बी। 39 जो हैं हमारे इंडिया में शिप यार्ड बनाए जा रहे हैं और इनको अप्रूवल भी दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। 47 शिप भी हमारे यहाँ पे और बनाए जा रहे हैं। नवल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2020 में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या अकेडमिया को एक्सेसिबल किया जाए और इंडियन नेवी के लिए जो डेवलपमेंट करे उनके लिए डेवलपमेंट ऑपरेटर्स वगैरह कैपेबिलिटी उनकी इंक्रीज किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट बनाए जा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है वीट एक्सपोर्ट। वीट मतलब गेहूं और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। देखो इजिप्ट एक कंट्री, आपको पता है कहाँ पे, अफ्रीका में इजिप्ट, ये वाली ग्रीन कंट्री आपको दिखाई दे रही है इजिप्ट। इजिप्ट क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है वीट का पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गेहूं आयात करते हैं, मंगाते हैं, दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं, उनमें से एक इजिप्ट भी है। अभी तक ये मंगाता था, कहाँ से इंपोर्ट करता था, रसिया और यूक्रेन से। आपको पता है रसिया और यूक्रेन तो दोनों आपस में लड़ने में बिजी हैं, तो इसका जो इंपोर्ट है वीट का रुक गया है। अब इसका मुंह आ गया है इंडिया की तरफ, इसलिए ये न्यूज़ में है। इजिप्ट कहाँ से अब इंपोर्ट करेगा वीट, इंडिया से मंगाएगा वीट। और इंडिया का तो आपको पता है भाई साहब, इंडिया तो वीट का प्रोडक्शन इतना करता है कि हमारे यहाँ पे सड़ जाता है पड़ा पड़ा गोदामों में, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं। तो इंडिया तो वीट को एक्सपोर्ट कर सकता है। कितना प्रोडक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए वीट का हमारे इंडिया में। देखो जितना भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता है यूजुअली 2021-22 में ये हायर रहा है पिछले साल से, और यूजुअली जितना होता है ना उससे 7.44 मिलियन टन ज़्यादा रहा है। तो कितना रहा है टोटल ये आपको पता होना चाहिए 2021-22 में, यानी कि पिछले साल में 111.32 मिलियन टन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा आपका। बस मोटा मोटा इतना याद रख लो, 111.32 मिलियन टन होता है हमारे इंडिया में वीट। अगर पिछले साल देखें तो उससे 7.44 मिलियन ज़्यादा रहा है, पिछले साल से नहीं बल्कि एवरेज, जितना एवरेज होता है हर साल लगभग 1.388 मिलियन टन के लगभग होता है, और पिछले साल लगभग 107 मिलियन टन हुआ था। तो इससे लगभग ज़्यादा ही हुआ है पिछले साल से भी, और जितना एवरेज होता है उससे भी ज़्यादा हुआ है। जो इजिप्ट है, इजिप्ट ने बात की है, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मंगाती है, रसिया यूक्रेन से इंपोर्ट करती है, लेकिन इंडिया से भी बात की है। इजिप्ट 6.1 मिलियन टन
ये वीट 2021 में इंपोर्ट किया था इजिप्ट ने, लेकिन उस टाइम पे इजिप्ट का इंडिया पार्ट नहीं था, यानी कि इजिप्ट इंडिया से इंपोर्ट नहीं करता था गेहूँ, लेकिन अब ये करेगा। मोर देन 80% इजिप्ट का जो वीट है इंपोर्ट, वो लगभग 2021 में रसिया और यूक्रेन से जितना मंगाया था, $2 बिलियन का राशि का मंगाया था वीट इजिप्ट ने। और वीट एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ है ये देखो और भी बहुत सारी कंट्रीज से इंक्रीज हो रही है, और भी बहुत सारी कंट्री डिमांड कर रही हैं वीट की, जैसे बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतार, श्रीलंका, ओमान, मलेशिया, ये कंट्री भी वीट की डिमांड कर रही हैं। इनके साथ साथ और भी कंट्री जैसे यमन, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये भी वीट की एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्ट की डिमांड कर रही हैं। तो इंडिया इनको भी वीट एक्सपोर्ट कर सकता है, इनको भी और इफर्ट पर लगा रहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है ईडार पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपका जीएस पेपर 2 के लिए। ये देखो एक पोर्टल का मतलब वेबसाइट होगी इंटरनेट पे। इसमें क्या होगा, जो भी मान लो रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनमें जो भी किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे होगी। तुरंत फ़ोटो खींच दिया जाएगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, नाम, पता, क्या क्या हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा होगा। इंश्योरेंस कंपनी को जल्दी से डिटेल मिल जाएगी, और किसी आदमी का अगर इंश्योरेंस हो रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी आसानी से उसका मुआवजा भी दे सकती है आसाम से। जो कंपनसेशन क्लेम करते हैं ना, एक्सीडेंट जिसका हो जाता है, तो उसको विक्टिम की फैमिली को ये दिया जा सकता है आसानी से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसने ये डेवलप किया है ये पोर्टल। तो कौन सी मिनिस्ट्री का ये याद रखना है, काम क्या है ये याद रखना है, 2 चीज़ बस याद रखनी है इसमें। और इसकी फुल फॉर्म है ईडार की, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक पोर्टल होगी, इंटरनेट पे साइट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने लॉन्च की है। इसमें सारी डिटेल मिलेगी, आसानी से एक्सेसिबल होगा। जो डिजिटलाइज्ड डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है ये पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी, इजी एक्सेस होगा सबको। इससे पहले एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, इसी का ही एक तरह से पार्ट होगा, इसी से लिंक हो जाएगा ये। 90% डेटाबेस ये डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकेगा ईडार के जरिए। कोई भी मान लो कोई भी स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर का मतलब कोई भी पुलिस है, रोड अथॉरिटीज़ हैं, हॉस्पिटल है या इंश्योरेंस कंपनी है, उन्हें आसानी से ईडार पोर्टल पे साइट पे डेटा मिल जाएगा किसी भी आदमी का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो इन सबको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो आयुष का मतलब समझ गए हो आप क्या है, यानी कि हम हमारे इंडिया में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, मेडिसन है, आयुर्वेदिक जो सिस्टम है, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। उसके लिए समिट हुआ है अभी, समिट का मतलब मीटिंग हुई है, अभी होने वाली है गांधीनगर में 20 अप्रैल 2022 को होगी, यानी कि परसों होगी। इसका इनोग्रेट करेंगे, 3 दिन की ये मीटिंग होगी। नरेंद्र मोदी जी इसका इनोग्रेट करेंगे। इनोग्रेट मतलब शुभारंभ, उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे, इंडस्ट्रीज से या लीडर, एकेडमिशियन, स्कॉलर, बहुत सारे आएंगे इसमें। ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो हमारी यह सिस्टम है, इसको प्रमोट करने के लिए सबमिट कराया जा रहा है पूरे वर्ल्ड से। इसमें देखो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कराया जा रहा है सबमिट, कि हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आयुर्वेद के लिए और रिसर्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें। ये देखो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सेंटर भी ये 19 अप्रैल को होगा जामनगर गुजरात में। तो इसके लिए भी इसका काम भी ये होगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हनुमान जयंती पे, इस साल हनुमान जयंती थी 16 अप्रैल को। हनुमान जयंती पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट का स्टैचू अनवेल किया। अनवेल का मतलब इसका उद्घाटन ही किया, हनुमान जी का, भगवान जो हनुमान जी हैं उनका। कहाँ पे, गुजरात में मोरवी जगह पे, 16 अप्रैल 2022 को। ये स्टैचू है भाई साहब, इस तरह का हनुमान जी आप जानते हो। देखो ये 4 धाम जो है हनुमान जी 4 धाम, इसमें देखो हमारे इंडिया के 4 कोने पे, हमारा इंडिया जो जैसे ईस्ट पे, वेस्ट पे, नॉर्थ पे, साउथ पे 4 ऐसे स्टैचू बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, हनुमान जी 4 धाम। उसी में से एक ये है जो मोरबी गुजरात में अभी अनवेल किया गया, बना गया है।
हमारे इंडिया की चारों डायरेक्शन में ये 4 स्टैचू बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। वेस्ट में ये हो गया आश्रम ऑफ परम पूज्य बापू केशवादिनंज मोरबी में, इसका नाम है देखो मोरबी गुजरात में बनाया गया, नाम क्या है, आश्रम ऑफ परम पूज्य बापू केशवानंद जी। ये फर्स्ट स्टैचू जो बनाया गया था 2010 में शिमला में बनाया गया था, नॉर्दर्न साइड में। शिमला आपको पता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और वेस्ट में बना दिया गया गुजरात में, और एक बन रहा है साउथ में रामेश्वरम में तमिलनाडु में, और एक बनाया जाएगा ईस्ट में कहीं अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। समझ गए, ये 4 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नागालैंड ने देखो वुमेन को 33% रिजर्वेशन दे दी है, किसमें, अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं। ये देखो 1992 में, आप सबको पता है, पॉलिटी में पढ़ा होगा 1992 किस लिए फेमस है ये ईयर। इस साल 1992 में 2 अमेंडमेंट किए थे हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन कौन से, 73rd और 74th। 73rd से क्या किया था, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं ना गांव वगैरह में, जो सरपंच वगैरह के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था, संवैधानिक दर्जा। उससे पहले नहीं था, होते थे इलेक्शन उससे पहले भी पंचायत के, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था। और 74 से जो अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शन होते हैं, जैसे गाँवों में होते हैं सरपंच वगैरह के, ऐसे ही भाई साहब शहरों में, सिटी में होते हैं प्रधान वगैरह बोल देते हैं उनको, तो ये 74 से इंक्लूड किए थे। तो दोनों के दोनों अमेंडमेंट 1992 में किए गए थे। तो इन्हीं के अंदर ये था कि 33% सीट जो रिजर्वेशन होंगी महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज में भी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी। तो ये नागालैंड ने इंप्लीमेंट नहीं किया था अर्बन लोकल बॉडीज में, क्योंकि नागालैंड ने देखो 2001 में एक एक्ट बनाया था, नागालैंड म्यूनसिपल एक्ट। इसी के थ्रू 2004 में ये सिविक बॉडी इलेक्शन कराए थे, उनमें रिजर्वेशन दी थी। और लेकिन रिजर्वेशन दे तो दी थी 33% वुमेन को, लेकिन जब इलेक्शन कराए थे तो भाई साहब यहाँ पे अपोजिशन, बहुत सारी मतलब पार्टियां यहाँ पे छोटी छोटी रीजनल, उन्होंने अपोजिशन किया था इसका, यानी कि अपोज किया था, विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल 371A है, जिसमें नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न है संविधान में। नागा के जो कस्टमरी लॉज हैं, रीति रिवाज हैं, उनके हिसाब से ये कानून बनाए गए हैं। और जो 33% रिजर्वेशन है, ये नागालैंड की जो ट्रेडिशनल वे है, उनकी जो रीति रिवाज है, उसके अगेंस्ट है, विरुद्ध है, इसलिए इसका विरोध किया था, इसलिए लागू नहीं हो पाया था। लेकिन फिर दोबारा से फरवरी 2017 में ये गवर्नमेंट ने नागालैंड में इलेक्शन कराए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे, 33% रिजर्वेशन देके वुमेन को, महिलाओं को। लेकिन फिर वहाँ पे विरोध किया गया, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पे विरोध हुए, दंगे हुए यहाँ पे नागालैंड में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो TR जेलियांग, इनको भी भागना पड़ा यहाँ से, वायलेंट जो प्रोटेस्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे। तो अब जो दोबारा से किए गए, तिवारा से मतलब कि नागालैंड में 33% वुमेन को रिजर्वेशन दी गई है, और वहाँ के लोग मान भी गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्विटर अडॉप्ट्स पॉइजन पिल। इसमें हमें बस ये जानना पॉइजन पिल की स्ट्रेटजी क्या है, 1-2 दिन पहले न्यूज में थी ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली है जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमी में। देखो ट्विटर आप सबको पता है क्या है, जैसे फेसबुक एक साइट है, सोशल मीडिया साइट, ऐसे एक ट्विटर है। कोई भी अकाउंट बना के भाई साहब देख सकता है कौन पोस्ट डाल रहा है, क्या डाल रहा है। आप भी पोस्ट डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ट्विटर जो कंपनी है, एक सोशल मीडिया साइट है, 15 अप्रैल को इसने ये स्ट्रेटजी अपनाई, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि जो एलोन मस्क है ना, एलोन मस्क बोल रहा है, मस्क इनका नाम है भाई साहब, ये अमेरिका के एक, मान लो अभी तो सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क, अमेरिका के हैं भाई साहब ये। इन्होंने ट्विटर को खरीदना चाहा $43 बिलियन देके कैश में, इसलिए ये स्ट्रेटजी अपनाई ट्विटर ने। तो ये स्ट्रेटजी क्या है ये जानना है हमें, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी, ये तरीका क्या है। ये स्ट्रेटजी है, देखो जब भी कोई आदमी, ये पहले से ही देखो एलोन मस्क के पास शेयर होल्डिंग है ट्विटर में, जो एलोन मस्क हैं ये आदमी, इनके पास पहले से ही ट्विटर में शेयर होल्डिंग है लगभग 9%, यानी कि देखो ये भी 9% के मालिक हैं ट्विटर के। 9% रुपये इन्होंने लगा रखा है, जितना भी ट्विटर में पैसा लगा है। इसका मतलब ये हुआ अभी ये 50% या उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो जो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी है यही बोलती है, जब भी कोई मान लो शेयर होल्डर होता है किसी कंपनी का, अगर वो 15% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग या ओनरशिप खरीदना चाहता है किसी कंपनी की, तो ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी काम करती है। इसका अधिकार होता है, ये लागू हो जाती है। उसमें क्या है, ये बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दी है अभी,
ट्विटर की 15 से या 15% से ज़्यादा या 15% शेयर होल्डिंग खरीदने की किसी एक आदमी को। तो ये मूव क्या है, अगर ट्विटर की शेयर होल्डिंग खरीदते हैं ये, मान लो अभी जो एग्जिस्टिंग अलाउ करता है ट्विटर शेयर होल्डिंग एक्सेप्ट मुस्क को छोड़ के, जो एलोन मस्क हैं इनको छोड़ के, जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, देखो अभी क्या है, जैसे 9% शेयर होल्डिंग एलोन मस्क के पास है, और भी बहुत सारे शेयर होल्डर हैं इसके, यानी कि इसका शेयर खरीद रखा है ट्विटर का। जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको डिस्काउंट पे, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी, इसमें क्या है, ये अलाउ कर देगा कि एलोन मस्क को छोड़ के जितने भी और शेयर होल्डर हैं वो अगर शेयर खरीदना चाहेंगे तो उन्हें डिस्काउंट पे दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लो एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, उन्हें डिस्काउंट पे दे दिया जाएगा 90 पे, 80 पे, 50 पे, ऐसे डिस्काउंट पे। इसका फ़ायदा क्या है, ये एक आदमी को रोकना चाहते हैं कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ना खरीदे, क्योंकि एलोन मस्क खरीदना चाहते हैं और ऑनर बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं ट्विटर के। तो इसलिए ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी अपनाई कि एक आदमी ज़्यादा ना खरीद ले, कि डिस्काउंट पे दे देंगे, बहुत सारे आदमी खरीद लें तो सबके पास शेयर होल्डिंग रहेगी। तो ये है पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। तो इसमें ट्विटर का प्लान यही है कि अभी क्या है, रफली मस्क के पास 9% का स्टॉक है, ये 15% या उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, और ये प्लान इसलिए है ताकि ये जो कोई एक पर्सन कंट्रोल ना करे किसी कंपनी पे, इसीलिए पॉइजन पिल की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इसमें जो एलोन मस्क हैं, ये देखो अब ये भी कर सकते हैं कि कोर्ट में भी जा सकते हैं ये, क्योंकि देखो ये खरीदना चाहते हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं इसके खिलाफ। जो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी ट्विटर ने अपनाई है, इसके खिलाफ अगर कोर्ट में जाएंगे तो अभी तक देखो ऐसे जितने भी केस गए हैं लास्ट 30 ईयर में, तो कोर्ट ने उन्हें पॉइजन पिल स्ट्रेटजी को ओवरटर्न नहीं कर दिया है। तो अब आगे देखना होगा ये कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है नहीं कि खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ पॉइजन पिल स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी कोई आदमी खरीदना चाहता है तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर होल्डिंग को डिस्काउंट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को ही बेचना चाहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लो एक बंदा जहाँ पे खरीद रहा है वहाँ 10 बंदे, 20, 30, 40 बंदे खरीदें, या और 4-5 बंदे खरीदें, ताकि एक आदमी के हाथ में किसी के ओनरशिप या मालिकाना हक ना चले जाए किसी कंपनी का। तो इसलिए स्ट्रेटजी अपनाती है। यही टॉपिक थे आज के, यही है और ज़्यादा नहीं है।